वेलकम गाइस। आज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे फाइनली। इससे पहले वाली वीडियोस में हम दोनों ही चैप्टर्स को विद कंपैरिजन डिटेल में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज के टॉपिक्स बहुत इजी है तो वीडियो भी छोटी सी होगी। दोनों की इंडिपेंडेंस देखेंगे, देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स एंड देन अमेरिकन एंड इंडियन सुप्रीम कोर्ट में डिफरेंस। अगर इंडिपेंडेंस की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एंड हाई कोर्ट के लिए भी कुछ सेफ गार्ड्स दिए गए हैं सो दैट ये लोग अपना विदाउट फियर एंड इम्पार्शियलिटी से सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस काम कर पाए। देखिए हमारे डेमोक्रेसी में तीन जो पिलर्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव मतलब कि जो गवर्नमेंट होगी, एंड लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर जिनका काम लॉ मेकिंग का होगा। तो लोगों को चाहे इनके ऊपर भरोसा ना भी हो, क्योंकि जनरली क्या होता है कि लोगों को हर एक इंसान इनकम्बेंट गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेगा। तो कुछ लोग ऐसा होंगे जो जिनको गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं होगा, उनको पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर भी भरोसा नहीं होगा, हर किसी को भरोसा नहीं होगा। बट हमारे लोगों को जुडिशरी के ऊपर हर किसी को भरोसा है कि जुडिशरी किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होने देगी, चाहे एक बहुत ही पुअर इंसान भी क्यों ना हो, चाहे कोई बहुत ही इम्पावरिश्ड इंसान क्यों ही ना हो। तो इसीलिए ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को भी पता थी कि जुडिशरी ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसके ऊपर लोगों को हमेशा भरोसा रहेगा। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ सेफ गार्ड्स दे दिए हैं सो दैट हाई कोर्ट की भी एंड सुप्रीम कोर्ट की भी इंडिपेंडेंस बनी रहे। इनके डिसीजंस को ना तो एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस कर पाए और ना ही लेजिस्लेचर इन्फ्लुएंस कर पाए। अब देखिए, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमें पता है ये एक फेडरल कोर्ट भी है, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर भी ये डिसाइड कर सकता है। सेंटर स्टेट के बीच में अगर कोई फेडरल डिस्प्यूट आता है उसको भी डिसाइड कर सकता है। ऐसे ही जो हाई कोर्ट है वो भी एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है एक स्टेट के अंदर, एंड जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास फाइनल अपील जाएगी। हाई कोर्ट के डिसीजंस के अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में एक फाइनल अपील डाली जा सकती है। दोनों ही हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों ही फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए रिट इश्यूज कर सकते हैं। दोनों की इक्वल पावर है इसमें। एंड जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर है, अल्टीमेट इंटरप्रेटर है। तो देखिए, अगर इतने इंपॉर्टेंट काम करने हैं, जस्टिस प्रोवाइड करना है, इनफैक्ट सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट्स के बीच के डिस्प्यूट्स को भी डिसाइड करना है, तो इट मीन्स इनकी इंडिपेंडेंस भी बनी रहनी चाहिए सो दैट विदाउट फियर, विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, जुडिशरी अपना काम कर पाए, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस विदाउट इन्फ्लुएंस अपना डिसीजन ले पाए। अब देखिए इंडिपेंडेंस को कैसे इंश्योर करा गया है। ये इंडिपेंडेंस हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों के लिए ही सेम है। सबसे पहले है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। हमने सुप्रीम कोर्ट जजेस की भी अपॉइंटमेंट देख ली है, हाई कोर्ट जजेस की भी अपॉइंटमेंट देख ली है। ये जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट प्रेसिडेंट देखिए एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करेंगे लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेल्प से सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जजेस को रिमूव नहीं कर सकते हैं जब तक इनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट नहीं चल रही होगी। जब तक इम्पीचमेंट चार्जेस प्रूव नहीं हो जाते तब तक सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस को रिमूव नहीं करा जा सकता है। देखिए, जब अपॉइंट करा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों के लिए ही कोलेजियम सिस्टम फॉलो होता है। ये हमने देखा है। सुप्रीम कोर्ट के लिए 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करा जाता है जब प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे। ऐसे ही जब हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करा जाएगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट को कंसल्ट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद ही एक जज को अपॉइंट करा जाता है। तो एग्जीक्यूटिव, जो कि देखिए जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, तो एग्जीक्यूटिव सिर्फ अपनी विल के अकॉर्डिंग किसी भी जज को अपॉइंट नहीं कर सकता है। उसको पहले जुडिशरी के मेंबर्स के साथ ही कंसल्ट करना होगा, तभी किसी जज को अपॉइंट करा जाएगा। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस को टेन्योर की सिक्योरिटी भी मिली हुई है। प्रेसिडेंट ने उनको अपॉइंट तो कर दिया है बट ये लोग प्रेसिडेंट की प्लेजर के ऊपर नहीं टिके हुए हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट जब चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हेल्प से जजेस को रिमूव कर पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में इनको सिक्योरिटी मिली हुई है। इनको अगर रिमूव करना है तो इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट करी जाती है। एंड देखिए इम्पीचमेंट प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा ही
डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, इसको स्पेशल मेजॉरिटी से ही चार्जेस को प्रूव करना होता है। अगर किसी जज के अगेंस्ट जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में ग्राउंड्स दी गई हैं, उन ग्राउंड्स के ऊपर किसी जज के अगेंस्ट चार्जेस लगाए गए हैं, तो उन चार्जेस को स्पेशल मेजॉरिटी से प्रूव करा जाता है। एंड स्पेशल मेजॉरिटी कोई इजी प्रोसेस नहीं होता है, इसीलिए आज तक ना तो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करा गया है एंड ना ही किसी हाई कोर्ट के जज को रिमूव करा गया है। थर्ड इंडिपेंडेंस कैसे मिली है इनको? थ्रू फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस। सर्विस कंडीशंस क्या है कि उनको सैलरी कितनी मिलेगी, सैलरी के अलावा जो उनको मोनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं, दैट इज़ जो अलाउंस मिलेगी, क्योंकि सैलरी तो एक मंथली फिक्स्ड रहती है, इसके अलावा भी जजेस को बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं जो कि अलाउंस का पार्ट बनेंगे। तो दोनों ही सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस की जो भी अलाउंस होंगी, जो सैलरी होगी, जो भी इनको पेंशन दी जाएगी, ये सारे डिसीजंस पार्लियामेंट ही लेता है। बट जब किसी भी जज को एक बार अपॉइंट कर दिया जाता है, से किसी सुप्रीम कोर्ट जज को ही अपॉइंट कर दिया गया है एंड उसकी सैलरी थी 2 लाख, ये मैं वैसे ही ले रही हूँ, उसकी सैलरी थी 2 लाख, उसको अपॉइंट करने के बाद इस सैलरी को कम नहीं करा जाएगा। पहले पार्लियामेंट डिसाइड कर सकता है किसी एक्ट के थ्रू कि एक सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जज की सैलरी कितनी होगी, बट जब उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा तो कोई उसको डिसएडवांटेज देने के लिए, उस जज को डिसएडवांटेज देने के लिए, उसके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए पार्लियामेंट बाद में इस सैलरी या फिर पेंशन को चेंज नहीं करेगा, कम नहीं करेगा। ऐसे उनकी सर्विस कंडीशंस को भी फिक्स करा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दोनों सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस की। अब अगर ये सैलरी देनी है, पेंशन देनी है या फिर जो भी अलाउंस देनी है, उनको मेडिकल बेनिफिट्स दिए जाएंगे जजेस को, चाहे सुप्रीम कोर्ट हैं चाहे हाई कोर्ट के हैं, तो जितने भी ये एक्सपेंसेस होंगे, ये सारे एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होंगे। ये मैंने पहले ही डिफरेंस वैसे बहुत बार बताया हुआ है कि 2 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, मेड फ्रॉम एक्सपेंडिचर एंड देन दूसरा होता है चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर। जो मेड एंड एक्सपेंडिचर है वो वोटेबल पार्ट रहता है, पार्लियामेंट उसको कभी भी चेंज कर सकता है। बट जो चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर होता है, पार्लियामेंट हाउस में वोटिंग के थ्रू उसको कभी भी चेंज नहीं कर सकता है। अगर किसी को सैलरी देनी है, अगर किसी जज की मंथली सैलरी 2 लाख है तो उतनी सैलरी उसको जाएगी ही जाएगी, पार्लियामेंट हाउस में वोटिंग के थ्रू इसको कम या ज़्यादा नहीं करेगा। ये चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होंगे जो होंगे ही होंगे। तो देखिए यहाँ पर वैसे एक छोटा सा डिफरेंस भी है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस के बीच में। सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए जो भी सैलरी होगी, जो भी अलाउंस या फिर पेंशन होगी, वो सारी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होगी। बट अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट जजेस की सैलरी, इनकी जो भी अलाउंस होगी, ये तो चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट होगी। बट जो भी हाई कोर्ट जजेस को पेंशन मिलेगी वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही दी जाएगी। तो हाई कोर्ट जजेस की पेंशन एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस की पेंशन, दे बोथ आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बट जो हाई कोर्ट जजेस को सैलरी दी जाएगी एंड हाई कोर्ट जजेस को जो भी अलाउंस मिलेगी वो चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट ही होगा। नेक्स्ट सिक्योरिटी क्या मिली हुई है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस को कि इनका कंडक्ट डिस्कस नहीं करा जाएगा, ना तो पार्लियामेंट में एंड ना ही स्टेट लेजिस्लेचर में। अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई जज, चाहे सुप्रीम कोर्ट का है चाहे हाई कोर्ट का है, कैसा भी डिसीजन लेता है, क्योंकि देखिए अगर हम डिवीजन बेंच की ही बात करें तो 3 जजेस का ये बेंच रहता है, तो 2 जजेस की डिफरिंग ओपिनियन भी हो सकती है जो लोगों को पसंद ही ना आए। 3 जजेस थे, 2 की डिफरिंग ओपिनियन थी या फिर डिसेंटिंग ओपिनियन थी एंड एक जज ऐसा था जिसकी ओपिनियन लोगों को पसंद आ रही थी। बट क्योंकि एक डिवीजन बेंच ने डिसीजन दिया है, अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में दिया है, तो ये जो 2 डिसेंटिंग जजेस थे इनके कंडक्ट को डिस्कस नहीं करा जाएगा कि इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है। ये ना तो पार्लियामेंट में करा जाएगा एंड ना ही स्टेट लेजिस्लेचर में करा जाएगा। इनके कंडक्ट को सिर्फ तभी डिस्कस करा जा सकता है जब जजेस के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन चल रही हो। अगर किसी जज के ऊपर कोई चार्जेस लगे हो तो उन चार्जेस को तो डिस्कस करा ही जाएगा। इसके अलावा अदरवाइज कोई भी जज अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जब वो अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर रहा है, उस टाइम पर उसने कोई भी काम करा है, उस काम को फिर डिस्कस नहीं करा जाएगा।
नेक्स्ट क्या है, बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। अब ये भी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस के लिए सेम है। सी यहाँ पर सिर्फ जजेस की ही बात करी जा रही है, यहाँ पर एडवोकेट्स, लॉयर्स एटसेट्रा जितने भी जुडिशियल सर्विस में बाकी पोस्ट होती हैं उनकी बात नहीं करी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के परमानेंट जजेस रिटायरमेंट के बाद इंडिया में कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, प्लीड नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी कोर्ट में, और ना ही इंडिया में कोई अगर कोई अथॉरिटी है, कोई बॉडी है, उसमें भी ये स्टार्ट नहीं कर सकते हैं प्रैक्टिस। ऐसा इसलिए रखा गया है सो दैट अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ही बात करें, किसी मिनिस्टर ने से किसी जज को ये बोल दिया कि आप हमारे फेवर में डिसीजन दे दो एंड रिटायरमेंट के बाद आपको हम किसी पर्टिकुलर बॉडी में एज चेयरमैन अपॉइंट कर देंगे या फिर आप वहां पर प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, इस फेवर के लिए वो जज उस मिनिस्टर की साइड डिसीजन ना दे दे, इसीलिए ही ये एक बैन रखा गया है कि रिटायरमेंट के बाद ये लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बस हाई कोर्ट जजेस के केस में है कि वो सुप्रीम कोर्ट या फिर बाकी हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड देखिए यहाँ पर एडहॉक जजेस की भी बात नहीं करी गई है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ परमानेंट जजेस को ही इंक्लूड करा गया है कि वो रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है देखिए, पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट भी हमने ऑलरेडी देख लिया है कि दो तरह का कंटेम्प्ट हो सकता है, सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। कोई भी पर्सन अगर कोर्ट का कंटेम्प्ट करता है, कोर्ट के ऑर्डर को मानने से मना करता है, कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर करता है, उसकी सैंक्टिटी को, कोर्ट की डिग्निटी को हार्म करता है, तो उस पर्सन को कोर्ट पनिश कर सकता है। वैसे मैंने एक वीडियो में उसकी एग्जांपल दी भी थी कि जैसे शिव सेना के जो लीडर बाल ठाकरे थे, कैसे एक जज के ऊपर उन्होंने करप्शन का बोला था तो उनके अगेंस्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट के चार्जेस लगा दिए गए थे। एंड इस कंटेम्प्ट का क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है जुडिशियल ऑफिस में स्टाफ को अपॉइंट करने की फ्रीडम। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में बिना एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस के अपने स्टाफ को अपॉइंट कर सकता है, ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकता है, उनकी सर्विस कंडीशंस को डिसाइड कर सकता है। ऐसे ही जो एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो अपने हाई कोर्ट के लिए बिना एग्जीक्यूटिव, बिना स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की इंटरफेरेंस के अपने स्टाफ को अपॉइंट कर सकता है, उनकी सर्विस कंडीशंस को डिसाइड कर सकता है। एंड दोनों ही सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इनकी ज्यूरिसडिक्शन एंड इनकी पावर्स को हम देख चुके हैं, उनका कंपैरिजन कर चुके हैं। तो इनकी पावर्स को पार्लियामेंट बढ़ा तो सकता है, इनको एक्सटेंड कर सकता है, बट जजेस की, जुडिशरी की, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस की पावर्स को पार्लियामेंट कम नहीं करा जा सकता है। एंड इन केस ऑफ हाई कोर्ट, स्टेट लेजिस्लेचर भी हाई कोर्ट जजेस की पावर को कम नहीं कर सकता है, उनकी ज्यूरिसडिक्शन को कम नहीं कर सकता है। लास्ट है सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात। आर्टिकल 15 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में सेपरेशन ऑफ पावर की बात करी गई है कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी से सेपरेट रहना चाहिए, वो अपने स्पेयर में काम करे, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के फंक्शन में इंटरफेरेंस ना करे। इसीलिए ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ बोली गई है कि स्टेट इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए भी स्टेप्स ले। एंड स्टेप्स कैसे लिए गए हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 इसने सेफ गार्ड ये वाले प्रोवाइड करे हैं। इस आर्टिकल 50 में जो बात करी गई है सेपरेशन ऑफ पावर की, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के थ्रू इम्प्लीमेंट करी गई है। इसमें क्या बोला गया है कि जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये तो थी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस की इंडिपेंडेंस। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स। 3 टाइप के रहते हैं। देखिए, एडवोकेट एंड लॉयर में वैसे डिफरेंस क्या होता है, इनके एक्सपीरियंस एंड लॉ मैटर में इनकी एक्सपर्टीज का डिफरेंस होता है। एक एडवोकेट हमेशा क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट है चाहे हाई कोर्ट है, बट लॉयर का कंपल्सरी नहीं है कि वो, लॉयर के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो एक क्लाइंट को रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा, बट एडवोकेट हमेशा क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में। सबसे पहले है सीनियर एडवोकेट्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी भी एडवोकेट को, एंड ऐसे ही हाई कोर्ट अपनी स्टेट के, अपनी ज्यूरिसडिक्शन के किसी भी एडवोकेट को एक सीनियर एडवोकेट अपॉइंट कर सकता है, एक सीनियर एडवोकेट की डेजिग्नेशन दे सकता है, इसको एक ये डिस्टिंक्शन दे सकता है, बट उस एडवोकेट के कंसेंट से ही। अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ने किसी एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट की डिस्टिंक्शन देनी है तो पहले उसका कंसेंट भी लिया जाएगा। एंड ऐसा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट तब करते हैं अगर उनको लगता है कि ये एडवोकेट एक डिजर्विंग एडवोकेट है,
इसके पास ऐसी एबिलिटी है, इसको लॉ मैटर्स में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एंड एक देखिए यहाँ पर एक बार की भी बात करी जाएगी। बार क्या है? बार का मतलब है लीगल प्रोफेशन एंड एडवोकेसी। अगर हम सिर्फ लीगल टर्म्स में देखें तो देखिए ये जितनी भी जुडिशियल सर्विस होती हैं, जो भी बैरिस्टर्स होते हैं, उनकी एक एसोसिएशन बोल सकते हैं बार। जो भी लीगल एक्सपर्ट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, वो इसके मेंबर्स हो सकते हैं। एंड अगर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को लगता है कि इस बार के ये पर्टिकुलर एडवोकेट के पास ऐसी एक्सपर्टीज है, बहुत ही ज़्यादा इसके पास लीगल मैटर्स में एक्सपीरियंस है, तो फिर उस इंसान को, उस एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या फिर हाई कोर्ट विद इन अ स्टेट एक सीनियर एडवोकेट की डिस्टिंक्शन दे सकता है। अब इस डिस्टिंक्शन मिलने का मतलब क्या होगा कि जब भी एक सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट करेगा, किसी के लिए आर्ग्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा। वो अकेला सुप्रीम कोर्ट में क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। ऐसे ही अगर एक सीनियर एडवोकेट ट्राइब्यूनल या फिर किसी और कोर्ट में क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करता है तो उसके साथ जूनियर्स होंगे। तो देखिए ये हमने नॉर्मली वैसे देखा भी है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो सिर्फ एक ही वकील नहीं होता है, एक ही एडवोकेट नहीं होता है, उसके साथ उसके एसोसिएट्स, उसके असिस्टेंट भी होते हैं। तो ये जो सीनियर एडवोकेट्स होंगे उनके साथ कौन होगा? या तो अगर सुप्रीम कोर्ट में ये लोग क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनके साथ होंगे फिर एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, और अगर किसी और ट्राइब्यूनल या फिर किसी और कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस केस में उनके साथ कोई जूनियर होगा। नेक्स्ट है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। इनका काम पहले तो हमने देख लिया कि ये सीनियर एडवोकेट्स के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इसके अलावा इनका काम क्या होता है? अगर फर्स्ट टाइम कोई केस फाइल करना है या फिर सुप्रीम कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना है तो ये काम एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड का होगा। देखिए अगर एक एडवोकेट है जो कि क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो तो उसके लिए बहस कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में, बट अपनी बहस को, अपने आर्ग्यूमेंट्स को अगर प्रूव करना है, उसके जो एविडेंशियरी रिकॉर्ड्स होंगे, उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनको जो सुप्रीम कोर्ट के जज को देगा तो वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही देगा। एंड उन आर्ग्यूमेंट को जो सपोर्ट करने वाले डॉक्यूमेंट होंगे वो जज को रिप्रेजेंट करेंगे, वो जज को प्रेजेंट करेंगे एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। इसके अलावा कुछ अदर एडवोकेट्स भी होते हैं जिनका नाम होता है स्टेट बार काउंसिल में। स्टेट बार काउंसिल को मेंटेन करा जाता है अंडर एडवोकेट्स एक्ट 1961। ये वही है स्टेट बार काउंसिल है जिसमें डिफरेंट लॉयर्स हो सकते हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, इसमें कुछ अदर एडवोकेट्स भी होते हैं। बट ये लोग एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के जैसे कोर्ट में किसी भी डॉक्यूमेंटों को या फिर किसी भी मैटर को फाइल नहीं कर सकते हैं। नौ लास्ट है इस दोनों चैप्टर्स का इंडियन एंड अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में डिफरेंस। अब ये बहुत इजी है क्योंकि हम देखिए यहाँ पर ना डिफरेंट पावर्स की ही बात करी जाएगी कि दोनों की पावर्स कैसे डिफरेंट है। हमने हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों की ही पावर्स को, दोनों की ज्यूरिसडिक्शन को हमने डिटेल में पढ़ा है, दोनों को के कंपैरिजन को देखा है। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स होंगी वो कैसे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से डिफरेंट है वही बताया गया है कि जैसे जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट की पावर है वो अगर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो वो सिर्फ फेडरल केसेस में है। अब हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन पढ़ चुके हैं, हमें पता है ये क्या है। बट जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है उसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ फेडरल मैटर्स में नहीं है, वो नेवल फोर्सेस से रिलेटेड भी है, मैरीटाइम एक्टिविटीज के लिए भी है एंड एम्बेसडर्स के लिए भी है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, ये जो काम है हमने देखा था कि जब हमने हाई कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को पढ़ा था तो जितनी भी एडमिरल्टी, जो भी मैरीटाइम लॉ से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होंगे वो हमारे इंडिया में हाई कोर्ट से डिसाइड करते हैं। फिर बात करी गई है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट की एपलेट ज्यूरिसडिक्शन। अब हम एपलेट ज्यूरिसडिक्शन भी देख चुके हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में भी है, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस में भी है, बट जो अमेरिका की है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के लिए ही है। ऐसे ही हमारे इंडिया में यहाँ पर एक स्पेशल लीव पिटीशन की भी बात करी गई है, इसका भी हमने डिटेल में देखा था। आर्टिकल 136 मैंने आपको बोला था कि याद रखें इसको, बट अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी है जो आर्टिकल 143 है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं एंड उस एडवाइस का यूज़ फिर गवर्नमेंट कर सकती है। बट अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है। यहाँ का जो जुडिशियल रिव्यू है हमारे इंडिया का वो लिमिटेड है,
बट जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है वहाँ का जुडिशल रिव्यू पावर बहुत ही ज़्यादा वाइड है। वहाँ पर क्या है, हमारे वहाँ पर तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है, बट हमारे यहाँ पर इंडिया में क्या है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो होता है। इसका हमने दोनों का डिफरेंस फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में देखा था वैसे अब हमारे इंडिया में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी जुडिशरी फॉलो करना शुरू कर चुकी है। नेक्स्ट क्या है, इट्स ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स कैन बी एनलार्ज्ड बाय पार्लियामेंट। ये भी हमें पता है कि पार्लियामेंट इनकी पावर्स को बढ़ा सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम नहीं कर सकता है। बट जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी पावर्स लिमिटेड टू दैट कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पर क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो जितनी भी, हमारे भी वैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही है, लेकिन जो अमेरिका में है वहां पर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी पावर्स दे दी गई है उतनी ही रहेंगी। वहां पर वहां का जो लेजिस्लेचर होगा वो पावर्स को कम या फिर ज्यादा नहीं कर सकता है। हमारे इंडिया में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल सुपरिंटेंडेंस रख सकता है, सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर भी एंड हाई कोर्ट के ऊपर भी कंट्रोल रख सकता है। बट अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पर सेपरेट जुडिशियल सिस्टम है। क्योंकि हमारे देखिए इंडिया में क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, लेकिन जो अमेरिका है वहाँ पर डबल है। वहाँ पर स्टेट्स की अपनी जुडिशरी है एंड फेडरल जुडिशरी अलग है, एंड दोनों की पावर्स भी डिफरेंट रहती हैं अपने स्फीयर्स में। तो देखिए यहाँ पर ये चैप्टर दोनों खत्म होते हैं, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट।